नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगदान एकेडमी में। और आपने हमसे डिमांड की थी कि हम करंट अफेयर्स का वीडियो लाएं, तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते थक गए हो और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे, प्रॉब्लम ये है कि आप सब कुछ पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम में सब कुछ नहीं आता, सिर्फ सिलेक्टेड और रिलेवेंट चीज़ें आती हैं। इसलिए आज हम अप्रोच को चेंज करेंगे, जो परीक्षा धाम करंट अफेयर्स की बुक से हम करेंगे। अब इसमें मैं लाइन बाय लाइन सब कुछ नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं आपको पहले से बता देती हूँ। मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। मैं कोई भी अननेसेसरी चीज़ों को नहीं पढ़ने वाली हूँ, वो मैं स्किप करूँगी और सिर्फ वही कवर करूँगी जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब इस पूरी बुक का फिल्टर्ड, क्रिस्प और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वर्ज़न यहाँ आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिले, तो बस फोकस रखो और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम परीक्षा धाम करंट अफेयर्स एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से, जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके इंडेक्स को। तो इंडेक्स में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, लेकिन ये जो पहले 3 चैप्टर हैं, कौन क्या, चर्चित व्यक्तित्व और निधन अशोक, इसको मैं एक अलग वीडियो में करूँगी, जिसमें सारी अपॉइंटमेंट्स ये रहेंगे, नाम रहेंगे, क्योंकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन होंगे और इसमें कम से कम 1000 नाम है, जो कि इतना यूज़फुल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ ये वीडियो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे और आउटपुट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसलिए इसमें टाइम अभी मैं नहीं दूंगी, अगले वीडियो में इसमें कवर करूंगी। इसमें आज हम करने वाले हैं चर्चित प्रतिमाएं और ब्रांड एम्बेसडर से, बाकी सारा भी हम कवर करेंगे। ये पूरे आप देख सकते हैं इंडेक्स को। अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, आप उससे में हाईलाइट करते जाइए, उसी में मार्क करते जाइए। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अपना जो भी इम्पोर्टेंट है नोट्स बना सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप एक बुक लीजिए, जिससे आपको जल्दी जल्दी रिवीजन में हेल्प मिले। तो अब हम आते हैं चर्चित प्रतिमाएं एवं ब्रांड एम्बेसडर पे। तो देखो, क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है एमपीपीएससी में कि किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125th ऊंची फीट प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। तो ये था तेलंगाना में। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो स्थापित प्रतिमाएं देखते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस, वननेस मतलब एकात्म धाम, ये कहाँ है? ओमकारेश्वर में। अब देखो, ये सारा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मध्य प्रदेश में है वो तो है ही है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसमें हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। स्टैचू ऑफ वननेस एकात्म धाम ओमकारेश्वर में है। आदि गुरु शंकराचार्य की अष्ट धातु की प्रतिमा है, 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है। फिर नागा बैगा बैगन प्रतिमा, तो ये है जानतीपुरा मंडला में। तो पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मानव बैगा प्रतीक का समर्पित किया है नागा बैगा बैगन प्रतिमा को। शहीद अमृता देवी बिश्नोई इंदौर में। तो 1730 में राजस्थान के खेजड़ी गांव में पर्यावरण से संबंधित है शहीद अमृता देवी की इंदौर में। फिर टांटिया मामा भील, ये भंवर कुआं इंदौर में है। इनको इंडियन रॉबिन हुड के नाम से ये मशहूर क्रांतिकारी हैं। अब हम देखते हैं अगली कौन है, जवाहरलाल दर्डा। तो ये जबलपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सागर में है। अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये अटल पार्क में स्थापित है। मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई कि अगर आप इस वीडियो को ही 8-10 बार सुन लेते हो, आपका करंट सच में हो जाएगा। तो आप अगर कभी भी टाइम पास कर रहे हो, चल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप सिर्फ वीडियो सुनते जाओ, तो इससे आपका सुनने से ही आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। वीरांगना रानी दुर्गावती जबलपुर में। तो रानी दुर्गावती के 500वीं जन्म जयंती हुई थी, तो इसमें उनकी बनाई जा रही है जबलपुर में। 52 फीट ऊंची प्रतिमा है, कांस्य प्रतिमा है। फिर रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर में 21 फीट ऊंची प्रतिमा। जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा कहाँ पे? ग्वालियर में होगी। और ये जीवाजीराव विश्वविद्यालय के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया गया है। फिर राजा हृदय शाह लोधी की हीरापुर नरसिंहपुर में।
तो ये कौन थे? तो ये बुंदेला क्रांति के महानायक की अष्ट धातु से बनी प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। कहाँ पे? हीरापुर नरसिंहपुर में। अब रानी पद्मावती की भोपाल में, तो मनुआ भान टेकरी में इनकी कर रहे हैं 15 फीट ऊंची प्रतिमा। फिर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया भोपाल, भारत के महान अभियंता हैं, ये इनकी भोपाल में प्रतिमा ला रहे हैं। तो इसमें आप याद रखो, सारे ही याद रखना इंपॉर्टेंट, ये बहुत है। टांटिया मामा भील भंवरकुआं में। फिर नागा बैगा बैगन प्रतिमा जानतीपुरा मंडला में। राजा हृदय शाह की हीरापुर नरसिंहपुर में। अब एक बार वीडियो को पॉज करो और सारे आप फटाफट रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। अब हम आगे देखते हैं भारत में स्थापित प्रतिमाएं। अभी मध्य प्रदेश की देखिए। अब देखो, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समानता, ये हैदराबाद तेलंगाना में किसकी? रामानुजाचार्य की रखी जा रही है। 216 फीट ऊंची प्रतिमा है ये। फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी हम सबको पता है, केवड़िया गुजरात में है, सरदार पटेल की है और 182 मीटर है। आपको मैं बताऊं 182 मीटर क्यों है? क्योंकि गुजरात की विधानसभा सीट्स इतनी है। अब स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे? बेंगलुरु में बहुत प्रॉस्पेरिटी है, सब वहीं जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। इधर पे श्रीनाथ प्रभु केपे गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा अनावरण हुई। तो प्रॉस्पेरिटी बेंगलोर में है, यूनिटी गुजरात में है और इक्वालिटी कहाँ पे है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है। अब स्टैचू ऑफ नॉलेज, नॉलेज कहाँ? लातूर महाराष्ट्र में है। तो B.R. अम्बेडकर जी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। कहाँ पे? स्टैचू ऑफ नॉलेज, लातूर महाराष्ट्र में। अब अम्बेडकर जी की एक और प्रतिमा है जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, 125 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस कहाँ पे होगा? अब हम बोलते ना कि अंधा कानून है, तो आंध्र प्रदेश में। जस्टिस विजयवाड़ा में B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा होगी। अब पीस, स्टैचू ऑफ पीस, शांति, शांति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जम्मू एंड कश्मीर में। तो रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जम्मू एंड कश्मीर में बनाएगी। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क नागालैंड, तो कोहिमा नागालैंड में 2024 में जापान के सहयोग से। अब सीता माता की प्रतिमा कहाँ पे? बिहार में। तो सीता माता जनकपुरी, तो सीतामढ़ी बिहार में हुई है और ये 251 फीट ऊंची प्रतिमा है। अब लचित बोरफुकन, ये जोरहट आसाम में है। ये सरायगढ़ी की लड़ाई हुई थी ना जो उधर पे, उनके हैं ये लचित बोरफुकन। फिर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कौन सी? इंडिया गेट दिल्ली पे, ये 20 फीट ऊंची है, ब्लैक ग्रेनाइट प्रतिमा है। इधर पे अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी हैं। 30 फीट ऊंची इनकी प्रतिमा है। अब नटराज मूर्ति किसकी है? कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो जो ना लार्ज वैक्स मेथड से बनाई गई थी और भारत मंडपम G20 के दौरान पे इसको बनाया गया था। ये सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है। सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ है? तो ये स्टैचू है वानखेड़े स्टेडियम में। इधर पे इन्होंने 200वां टेस्ट मैच इसी स्टेडियम में खेला था। अब देवी अहिल्याबाई होलकर की कहाँ है? वाराणसी में है। तो वाराणसी में इन्होंने बहुत काम किया है। विश्वधाम में PM मोदी द्वारा अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। तो अहिल्याबाई होलकर वाराणसी। तो हमने देखा भारत की ये सारी प्रतिमाएं। अब हम देखते हैं विश्व की प्रतिमाएं। तो देखो, सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमाएं कहाँ कहाँ पे हैं? तो महात्मा गांधी की प्रतिमा पराग्वे में, ओमान, हिरोशिमा जापान, न्यूयॉर्क और टोक्यो, इन सारी जगह पे महात्मा गांधी के हैं। अब हम बाकी भी देख लेते हैं। सरदार पटेल की मरखम कांडा, फिर शिवाजी की प्रतिमा मॉरिशस में, फिर तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा भी फ्रांस में है और B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा कहाँ पे है? पेरिस में। अभी 2025 में यूनेस्को के मुख्यालय में ये स्थापित की गई है। ठीक है, तो अभी हमने सारी प्रतिमाएं देख ली। अब स्टैचू ऑफ वननेस एकात्म धाम की बात करते हैं। तो ये 12 वर्षीय बालक के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा लगाई गई है। 21 सितंबर 2023 को अनावरण हुआ था। 108 फीट ऊंची है। ओमकारेश्वर मानधाता खंडवा जिले में इस स्तर पे है। स्टैचू ऑफ वननेस परिसर का अद्वैत लोक के नाम से विकसित किया जा रहा है। तो ये कौन सा लोक होगा इनका? अद्वैत लोक। भविष्य में यह आचार्य शंकराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना इधर पे की जाएगी। तो हमने देख लिया ये सारे मूर्तियों का। अब हम देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स। तो मध्य प्रदेश में चर्चित, तो भारत में चर्चित देखा जाएगा। तो देखो, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग की कौन है?
भूरीबाई, बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। भीली चित्रकार हैं, ये कौन? मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, भूरीबाई, भीली चित्रकार। मध्य प्रदेश पर्यटन के कौन हैं? पंकज त्रिपाठी जी हैं। निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग के सारिका घारू, ये टीचर हैं। फिर मध्य प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण योजना, चेतन सोलंकी है, इनको सोलार मैन ऑफ एमपी भी बोला जाता है। और इंदौर स्वच्छता मिशन के कौन है? वंदना ठाकुर, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर थी, इंदौर स्वच्छता मिशन की हैं। अब महिला एवं बाल विकास विभाग में रोशनी, तो इन महिला और बाल विकास में क्या चाहिए? रोशनी चाहिए, तो रोशनी भदौरिया जी हैं। मध्य प्रदेश आयकर विभाग, कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया है, कैलाश सत्यार्थी जी ने। मध्य प्रदेश आयकर विभाग। फिर ममता अभियान, ममता अभियान की कौन? माधुरी दीक्षित। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण, जानकी मीना, श्रीमती जानकी मीना। अब हमारा ना ये रिवीजन वीडियो है, तो इसलिए हम इन सारे लोगों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम इस बुक को जल्दी से जल्दी कवर, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे, जिससे कि हम अपना करंट अफेयर्स का रिवीजन कम टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। तो आप ध्यान से सुनते जाइए, याद रखने की कोशिश करिए। वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही है तो कम कर सकते हैं, और कम लग रही है तो आप अपना बढ़ा सकते हैं 1.25 पे, 1.5 पे, तो जिससे आपका और अच्छे से कवर हो जाएगा। अब देखिए हम कहाँ पे थे? मोटा अनाज और बाजरा एवं श्री अन्न का प्रचार के लिए कौन है? लहरी बाई, इनको मिलेट क्वीन भी बोला जाता है। जल सखी अभियान, अनीता चौधरी। लाड़ू अभियान, इशिता विश्वकर्मा। चुनाव स्टेट आइकॉन कौन है? संजना सिंह, चुनाव स्टेट आइकन संजना सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सबकी भावना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भावना डहरिया और बेटी सिद्धि मिश्रा। टीबी उन्मूलन, टीबी उन्मूलन कौन करेगा? क्षत्रिय करेंगे, मीनाक्षी क्षत्रिय कटनी की है। फिर मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये भी कोई आदिवासी क्षेत्र से होंगे, तो ये कौन? प्रदीप झारिया डिंडौरी से हैं पेशा एक्ट के ब्रांड एम्बेसडर। तो संस्कृति विभाग की भूरीबाई, पर्यटन पंकज त्रिपाठी, राज्य निर्वाचन सारिका घारू, नवीनीकरण ऊर्जा चेतन सोलंकी, इंदौर स्वच्छता मिशन वंदना ठाकुर। फिर महिला बाल विकास की कौन है? रोशनी भदौरिया। आयकर विभाग कैलाश सत्यार्थी। ममता अभियान माधुरी दीक्षित। स्वच्छता सर्वेक्षण जानकी मीना। मोटा अनाज बाजरा लहरी बाई। जल सखी अभियान अनीता चौधरी। लाड़ू अभियान इशिता विश्वकर्मा। चुनाव स्टेट आइकन कौन है? संजना सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना डहरिया। फिर टीबी उन्मूलन कौन करेगा? क्षत्रिय जी, मीनाक्षी क्षत्रिय। और पेशा एक्ट के प्रताप झारिया डिंडौरी के। ये हमने मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर्स देख लिए। अब देखते हैं भारत में चर्चित ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के 2026 के रोहित शर्मा हैं। फिर मानसिक स्वास्थ्य कौन ठीक करेगा? तो दीपिका पादुकोण इतनी अच्छी लगती है कि उसको देख के मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। फिर विकसित भारत, तो शुभांशु शुक्ला जी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कौन होंगे? अभिनव बिंद्रा, तो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत भी हैं ये। फिर चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन राजकुमार राव हैं। और इधर हमने चुनाव आयोग का कौन देखा था? इधर पे देखा था सारिका घारू। और इधर पे कौन है? इधर पे हैं राजकुमार राव। आईसीसी विश्व कप के 2023 के ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। तो विश्व कप कौन जीतेगा? जीता है तो सचिन तेंदुलकर ने जीता है, उसके वो बनाए हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, तो निकहत जरीन, तो खनिज कैसा निकलता है? जरा जरा सा निकलता है, तो निकहत जरीन। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर। तो यूनिसेफ की करीना कपूर है और मानसिक हेल्थ की दीपिका पादुकोण है। स्पेस इंडिया संजना सांगी। टीबी उन्मूलन कौन करेगा? दीपा मलिक के लिए टीबी उन्मूलन का काम, इसको एम्बेसडर बनाया गया है। बैंकिंग की धोखाधड़ी, तो नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक के लिए हैं, तो उनको बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान में आरबीआई द्वारा बनाया गया। अब खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? नितिन गडकरी जी को। ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम। तो ट्राइफेड के लिए कौन कर रहा है? मैरी कॉम कर रहे हैं। तंबाकू नियंत्रण का काम एम्बेसडर किसको बनाया गया है? PV सिंधु, बैडमिंटन खेलती है PV सिंधु, तो उनको तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 का आयुष्मान खुराना।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रश्मिका मंदाना को है। तो साइबर अपराध इतना बढ़ रहा है, फिलहाल में ही इनकी शादी हुई है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, साइबर अपराध रश्मिका मंदाना। पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री है मनु भाकर। तो मनु भाकर हमने अभी देखा था, इनको अभी पदक मिला है सिल्वर और कांस्य। तो ये मनु भाकर है पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय की। और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिया मिर्जा। एक बार पॉज करके आप करो, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें अच्छे से पूरा पढ़ रहे हैं और इनके कम नाम भी है। तो पॉज करके एक बार रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप अपनी बुक से इन क्वेश्चंस को भी लगाएंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से होता जाएगा। अब हम देखते हैं चर्चित लेखक और उनकी पुस्तकें। तो देखो, मध्य प्रदेश की चर्चित पुस्तकें तो हम सारी ही देखेंगे। तो मध्य प्रदेश की विकास गाथा किसने लिखी है? शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश की विकास गाथा शिवराज सिंह चौहान। अनकहा लखनऊ, ये आपको पता होगा, हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। अनकहा लखनऊ किसकी? श्री लालजी टंडन की किताब है। सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल वेगड़, इनको नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है, अमृतलाल वेगड़ को। सौंदर्य की नदी नर्मदा इनकी किताब का नाम है। जनजाति योद्धा श्रीमती रंजना चीतले। तो देखो, अब जनजाति की बात हो रही है और योद्धा भी कह रही हैं, तो इनके नाम में ही चीतले आ रहा है। तो जो ऐसे आप इनसे रिलेट कर सकते हैं इनके नाम से ही, कि योद्धा कौन है जो चीता से लड़े। तो सिर्फ याद करने के लिए हम ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। तो रंजना चीतले जनजाति योद्धा। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, तो पंकज। तो नर्मदा अगर बहेगी तो उसमें कमल भी खिलेगा, तो इसलिए नर्मदा बहे पंकज से याद कर सकते हैं। प्रयास प्रतिबिंब, आनंदीबेन पटेल। तो अगर आप प्रयास करते जा रहे हैं और आनंद में हैं, तो आपका प्रतिबिंब ज़रूर अच्छा निखरेगा। तो प्रयास प्रतिबिंब आनंद, प्रयास से आप आनंद याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश और गांधी, तो ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने की है। और एक और मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की है, प्रतिभाओं का परचम। तो ये दोनों मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की हैं, मध्य प्रदेश और गांधी, और प्रतिभाओं का परचम। अब 1857 की क्रांति और नीमच, तो ये किसने लिखी है? डॉक्टर सुरेंद्र सक्तावत। डॉक्टर सुरेंद्र सक्तावत, 1857 की क्रांति और नीमच। हॉकी का प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो हॉकी क्लब है इंदौर में, उसने ये पुस्तक लिखी है। अ बुक ऑफ कैप्शन, तो ये कैलाश सत्यार्थी की बुक है, इनका हमने अभी देखा था, ये ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। ये ब्रांड एम्बेसडर किस चीज़ के थे? तो मध्य प्रदेश आयकर विभाग में देखा था कैलाश सत्यार्थी, ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे मध्य प्रदेश आयकर विभाग के। तो हमने अभी इनकी पुस्तक देखी और वो है द बुक ऑफ कैप्शन। कैलाश सत्यार्थी और दलाई लामा ने मिलकर ये लिखी है, द बुक ऑफ कैप्शन। फिर अलविदा कोरोना किसकी? सारिका घारू की, ये भी टीचर थी, हमने देखा था अलविदा कोरोना। फिर मध्य प्रदेश में एक और पुस्तक जो लिखी गई है, वो लिखी है भारती ठाकुर जी ने, नर्मदा परिक्रमा एवं अंतर यात्रा। तो ये है किसकी? सुश्री भारती ठाकुर जी की। जज योर जजमेंट, तो जज योर जजमेंट किसकी है? जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता जी की है, जज योर जजमेंट। काव्य पुस्तक सूर्यांश का प्रयाण, तो ये है महेश श्रीवास्तव जी की पुस्तक। ताई सुमित्रा महाजन के लिए लिखी है मेधा किरीट सौमिया ने। तो ये याद रख सकते हैं हम, सारी पुस्तकें याद रखना ही है हमें। ये सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं। पॉज करके एक बार रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। फिर हम करते हैं भारत में चर्चित पुस्तकें। तो देखो, भारत में कौन सी चर्चित पुस्तकें हैं? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये किसकी? विमल जलान की है। और द इंडिया स्टोरी भी विमल जलान की है। तो क्या? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस और द इंडिया स्टोरी, तो विमल जलान की ये दोनों पुस्तक आप याद रखेंगे। होम इन द वर्ल्ड अ मेमोरियल, तो ये अमर्त्य सेन की बुक है, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये आप याद रखेंगे। फिर आई हैव द स्टेटस अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, तो ये रविचंद्रन अश्विन ने लिखी है। फिर आती है इंडिया अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी,
किसकी है ये? तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने लिखी है, इधर से ये रिलीज़ की है बुक। फिर विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी क्या? सलमान रुश्दी। तो आप ऐसे कैसे याद रख सकते हैं? तो आप सलमान रुश्दी से भी याद रख सकते हैं, और सलमान खान तो हमेशा वो दबंग टाइप के गाने और ऐसे ही गाने ऐसी चीज़ें करता है जिसमें उसकी विक्ट्री दिखती है, तो विक्ट्री सिटी सलमान। क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड, तो जनरल मनोज पांडे जी ने लिख रहे हैं। सेंट्रल कमांड की बात हो रही है तो ये जनरल भी हैं, तो ऐसी चीज़ें कौन? क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड, जनरल मनोज पांडे। आप एक बार ये सारी बुक्स पढ़ लेंगे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन याद हाईलाइटेड वालों को रखना ही है। मैन इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये किसकी? अमिताभ कांत जी की बुक है। फिर आज़ादी, आज़ादी किसकी? अरुंधति रॉय, तो अरुंधति रॉय बोल रही हैं आज़ादी। फिर अंबेडकर अलाइव, शशि थरूर की बुक है अंबेडकर अलाइव। विश्व में कुछ चर्चित पुस्तकें हैं, तो ये है स्पेयर जो कि प्रिंस हैरी ने लिखी है। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स, रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी बहुत फेमस बुक्स हैं, उनमें से एक है अ गैलरी ऑफ रास्कल्स। फिर इंडिया द मोदी क्वेश्चन, तो ये BBC इन मीडिया ने लिखी है। और द गोल्डन ईयर्स की लिखते हैं रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड की हमने अ गैलरी ऑफ रास्कल्स भी देखा है और गोल्डन ईयर्स भी देखा है रस्किन बॉन्ड की। तो अब हम अगले चैप्टर पे आते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम कम टाइम में आपका बहुत सारा रिवीजन करवा दें। तो हम करते हैं आगे 6 चैप्टर जो कि कैबिनेट मंत्री का है। पहली रैंक सबसे सीनियर मंत्री की होती है ये कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट बैठक में भाग लेता है, बड़े विभाग जो होते हैं वो सब इनके अंडर में आते हैं। मोहन यादव हैं, तो देखो बहुत सारे इनके पास हैं, इतने तो लिखे हैं, और जो अन्य बचते हैं वो सब भी इनके पास आते हैं। सामान्य प्रशासन, जेल गृह, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी, औद्योगिक नीति, खनिज संसाधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय, और भी बहुत सारे विभाग इनके अंदर में आते हैं। अब देखते हैं जगदीश देवड़ा जी, तो ये उप मुख्यमंत्री हैं। तो वाणिज्यिक, कर योजना, आर्थिक, सांख्यिकी के हैं जगदीश देवड़ा। पूरा जग किसके पीछे पड़ा है? वाणिज्य करने के लिए, कॉमर्स करने के लिए। राजेंद्र शुक्ल, शुक्ल मतलब पेमेंट, ऐसे याद रख सकते हैं, शुल्क से शुक्ल। तो ये लोक स्वास्थ्य में जब कभी भी हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शुल्क लग जाता है, तो शुक्ल से लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण। कुंवर विजय शाह, तो देखो ये जनजाति नाम कुंवर विजय शाह है, तो ये जनजाति कार्य के लिए हैं। फिर कैलाश विजयवर्गीय, तो नगर विकास। ये देखो विजयवर्गीय से हम ऐसा याद रख सकते हैं कि विजयनगर कोई भी बड़ा शहर है, चाहे वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सब जगह एक विजयनगर होता ही है। तो नगरीय विकास विजयनगर, विजयवर्गीय जी। फिर प्रहलाद पटेल जी की देखते हैं पंचायत, तो प्रहलाद सिंह पटेल, तो ये पंचायत के हैं। राकेश सिंह है लोक निर्माण विभाग के। करण सिंह वर्मा है राजस्व के। राजस्व के कौन? करण सिंह वर्मा। उदय प्रताप सिंह आते हैं परिवहन, तो सुबह सुबह से सूरज निकलता है, उदय प्रताप होता है, और सुबह सुबह से स्कूल जाते हैं, परिवहन बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, तो उदय प्रताप सिंह परिवहन, स्कूल शिक्षा। संपत्तियाँ उइके, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में जब संपत्ति की, जब भी हमने देखा था शुल्क लगता है और संपत्ति भी लग रही है, तो लोक स्वास्थ्य इधर पे हो गया, और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में उइके जी आ जाते हैं। तुलसी राम सिलावट, तो जल, तो तुलसी जी को रोज जल डालते हैं, तो तुलसी राम सिलावट हो गए। ऐदल सिंह कंशाना, तो ये किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के। तो ऐदल किसान कैसा होता है? किसान पैदल पैदल चलता रहता है, तो ऐदल से हम पैदल याद रखेंगे। फिर सुश्री निर्मला भूरिया, तो महिला एवं बाल विकास से देखते हैं सुश्री निर्मला भूरिया जी को, क्योंकि ये भी एक फीमेल है और महिला और बाल विकास के मंत्री भी हैं। गोविंद सिंह राजपूत, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण। तो जो गोविंद की हम जब पूजा करते हैं तो हमें प्रसाद मिलता है, या फिर हम ऐसे याद रखते हैं गोविंद कृष्ण जी को मोलते हैं और उनको भोग लगाते हैं, उनको माखन मिश्री बहुत पसंद थी, तो खाने से रिलेटेड खाद्य। विश्वास सारंग खेल, तो अगर खेल खेलना है तो विश्वास तो होना चाहिए, तो ऐसा रिलेट करो विश्वास सारंग खेल से। नारायण सिंह खुशवाह, ये सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण के लिए है नारायण सिंह खुशवाह। तो कुशवाह, कुश से खुश याद रखो, और फिर अगर दिव्यांग हो तो फिर भी खुश तो रहना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी पड़ेगी, तो दिव्यांग करवा खुश से याद रख सकते हैं। नागर सिंह चौहान अनुसूचित जाति के। प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा के हैं।
तो ये नाम में ही इतना पावरफुल नाम है प्रद्युम्न कि सुन के ही ऊर्जा आ रही है, तो ये ऊर्जा हो गया। राकेश शुक्ला नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा की। चैतन्य कश्यप सूक्ष्म, तो जो चैतन्य छोटा छोटा जीव, तो ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए है चैतन्य कश्यप। और इंदर सिंह परमार क्या है, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए कौन हो गए, इंदर सिंह निर्माण। अब परमार। अब राज्य मंत्री कौन होते हैं, दूसरी रैंक के होते हैं, सहायक होते हैं, 5 से 6 मंत्रियों के स्वतंत्र प्रभार इनको दिया जाता है। ठीक है, आमंत्रित करने पर कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। अब देखो कुछ इधर पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखने, क्योंकि ये स्टैटिक में भी आपको काम में आने वाला है। तो राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ अनुच्छेद है। 163 में क्या बोला जाता है कि मंत्रि परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। तो जो मंत्रि परिषद है वो राज्यपाल को सलाह देगी, ये होगा 163 में। 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान आ जाते हैं, क्या 164 में। 166 में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन 164 में। फिर 167 में मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य आता है 167 में। और 177 में सदनों का सम्मान करते हुए मंत्रियों के अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल्स अच्छे से याद रखना है। ये सारे आर्टिकल्स आपके स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड हैं। अब ये कुछ राज्य मंत्रियों की लिस्ट दी गई है, आप पॉज करके इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ये अभी हम कवर नहीं करेंगे। हम आते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल पे। तो नरेंद्र मोदी, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा और भी आवंटित इनको किए गए हैं मंत्रालय, लेकिन मेन ये हैं नरेंद्र मोदी जी। अब हमें पता है हमारे गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं, इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। राजनाथ सिंह कौन, रक्षा मंत्रालय। अगर आप थोड़ा भी न्यूज़ देखते रहते हैं तो ये सारे आपको याद होंगे, क्योंकि बार बार इनके नाम न्यूज़ में आते हैं। और हमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे केंद्रीय मंत्री कौन, उनके ऊपर दायित्व है, किसके अंडर काम हो रहा है, इतनी जागरूक हम रहें। नितिन जयराम गडकरी जी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हैं। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के सीएम थे, उनको कृषि एवं कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है शिवराज सिंह चौहान जी को। निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हैं, तो ये आते हैं वित्त मंत्री कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय में आते हैं, जीतन राम मांझी। फिर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कौन किसके अंडर आता है, वीरेंद्र कुमार के अंदर में। सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय के अंदर में आते हैं, तो ये हमें पता है जयशंकर जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। फिर देखो राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह भी इनको बोलते हैं, ये पंचायती राज मंत्रालय के अंदर में और पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन मंत्रालय के अंदर में आते हैं। जगत प्रकाश नड्डा, तो ये हैं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के, रसायन और उर्वरक के जगत प्रकाश नड्डा। अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास की, तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अन्न की बहुत ज़रूरत है, सबके लिए ही है, लेकिन इनके लिए स्पेशली प्रोटीन और ये सारी चीज़ें उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इनके लिए स्वयं अन्नपूर्णा देवी आ गई। फिर मनसुख मांडविया, तो मनसुख मांडविया क्या है, ये श्रम रोजगार के हैं और युवा कार्य खेल के हैं। तो मन में अगर सुख चाहिए तो खेल खेलते रहो और रोजगार मिल जाए, तो मन में सुख अपने आप आ जाएगा। अश्विन वैष्णव, तो ये रेल मंत्रालय सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन है, अश्विन वैष्णव। पीयूष गोयल जी हैं वाणिज्य एवं उद्योग, तो अगर वाणिज्य करते हैं उद्योग करते हैं तो हर चीज़ गोल गोल घूमती है, टैक्स ये वो सीधा सीधा बहुत ही सिंपल मिलेगा, तो गोयल जी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। फिर सर्बानंद सोनोवाल, तो ये बंदरगाह और नौवहन जल मंत्रालय के अंदर में आता है। धर्मेंद्र प्रधान आते हैं शिक्षा मंत्रालय के अंदर में, तो अगर ये प्रधान हैं तो प्रधान क्या करेंगे, स्कूल में भी प्रधान होते हैं तो शिक्षा मंत्रालय के हो जाएंगे। किशन रेड्डी क्या, तो अब ये हैं कोयला मंत्रालय के और खान मंत्रालय के। अब देखो
इसमें हमारा किसी भी का भी डिसरिस्पेक्ट करने का उद्देश्य नहीं है, बस याद कराने के लिए बता रही हूँ। जैसे कृष्ण जी, किशन, उनको बोलते थे श्याम कलर के, काले थे मतलब, तो अगर कोई कोयला में काम करेगा या खान में काम करेगा तो डल हो जाएगा, काला हो जाएगा, तो किशन से आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। फिर प्रहलाद जोशी उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा के हैं कौन? प्रहलाद जोशी। अब जिसमें जोश होगा वही तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा का काम करेगा, तो ये हो जाएंगे प्रहलाद जोशी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी संचार मंत्रालय पूर्वोत्तर विकास का करेंगे, ये विकास मंत्रालय, ठीक है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र और संचार मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, तो गिरिराज, गिरा क्या? कपड़ा ऊपर से गिरा, तो गिरिराज कपड़ा। फिर CR पाटिल, तो जल शक्ति के हो गए जल शक्ति के CR पाटिल जी। अब गजेंद्र सिंह शेखावत किसके हैं? तो ये संस्कृति और पर्यटन के हैं। तो गज पे बैठ के मतलब हाथी पे बैठ के हम क्या करेंगे? पर्यटन करेंगे और संस्कृति देखेंगे, तो गजेंद्र सिंह हो गए। चिराग पासवान हो गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के। तो अगर कोई खाद्य खाने की चीज़ करनी है तो चिराग मतलब आग लगानी पड़ेगी, चिराग करना पड़ेगा, तो फिर ये खाद्य प्रसंस्करण के हो गए। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्रालय के और अल्पसंख्यक मंत्रालय के हैं। फिर जुआल ओराम जनजातीय कार्य मंत्रालय के, इनका नाम भी ऐसे ही है, जनजातियों से रिलेटेड नाम इनका है, जनजातीय कार्य मंत्रालय इनके पास है। हरदीप सिंह पुरी किसके हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हैं हरदीप सिंह पुरी। तो देखो मेनली क्या होता है कि जो पंजाबी लोग होते हैं और पंजाब साइड में इतना ज़्यादा काम होता है, सब ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और ये सारे, तो उनके लिए पेट्रोल, प्राकृतिक गैस बहुत लगती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं हरदीप सिंह पुरी। फिर भूपेंद्र यादव पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के हैं। फिर देखो भूपेंद्र, इंद्र किसके होते हैं? इंद्रदेव को पानी का मतलब जल का, बारिश चाहिए होती है तो उनकी पूजा करते हैं। तो वन, जलवायु, पर्यावरण में हम इधर भूपेंद्र की बात कर रहे हैं। HD कुमार स्वामी किसके हैं? भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम के हैं, इस्पात मंत्रालय के HD कुमार स्वामी। मनोहर लाल किसके हैं? आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय के और बिजली मंत्रालय के कौन? मनोहर लाल हैं। फिर किंजरपू राम मोहन नायडू हैं, तो ये नागरिक विमानन मंत्रालय के कौन है? किंजरपू राम मोहन नायडू, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्री कौन से हैं? तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण के हैं, अभी हमने देखा था। वीरेंद्र कुमार हैं जो मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय के हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार पूर्वोत्तर विकास। सावित्री ठाकुर है महिला एवं बाल विकास की। दुर्गादास उइके जनजाति कार्य की। डॉक्टर L मुरुगन सूचना प्रसारण के हैं। जॉर्ज कुरियन है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के। ये सारे मध्य प्रदेश के हैं। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, वो है पुरस्कार एवं सम्मान। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से पक्का ही पक्का बनना है। तो मध्य प्रदेश के देखेंगे, भारत के देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक ले सकते हैं और वापस बनिए हमारे साथ ये करने के लिए। देखिए अब हम अगला करते हैं, मध्य प्रदेश के पुरस्कार देखेंगे। पहले देखते हैं MPPSC 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये है कि 2023 में मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है? तो किशोर कुमार सम्मान किसको मिला था? राजकुमार हिरानी को। अब ऐसा अगर हम पढ़ते हैं तो हम मेन पद्मश्री और ये सारे पढ़ लेंगे, लेकिन किशोर कुमार में हमारा इतना ध्यान नहीं जाएगा। तो MPPSC 2025 में ही उनने बोल दिया कि देखो भाई कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए अच्छे से सब कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पुरस्कार, जो कि देखते हैं कि महात्मा गांधी सम्मान। तो महात्मा गांधी सम्मान कब शुरू हुआ था? 1995 में समाज सेवा के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। कितने पैसे मिलते हैं इसमें? 20 लाख रुपए मिलते हैं। तो अभी आप इतने में देख रहे हैं 20 लाख इधर पे सबसे ज़्यादा इसी में मिल रहा है, महात्मा गांधी में। किसको मिला है ये? पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे को मिला है महात्मा गांधी सम्मान। फिर कालिदास के 4 सम्मान होते हैं। तो 1980 में शास्त्रीय संगीत के लिए सब में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो 1980 में शास्त्रीय संगीत का मिला है पंडित अरविंद पारिख को।
तो इनको बहुत परख है किसकी, शास्त्रीय संगीत की। फिर 1981 में रूपांकर कला में रघुपति भट्ट। तो भट्टी जैसा अगर किसी चीज़ का रूप सुधारना है तो उसको भट्टी में तपना पड़ेगा, जैसे कि हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो ऐसे याद रखने के लिए रूपांकर भट्ट। फिर 1982 में रंगकर्म आता है, तो रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता, किसके, रंगकर्म के। फिर 1983 में शास्त्रीय संगीत के आते हैं जुरू कलावती देवी, सब में 5 लाख रुपए मिलते हैं। सब कालीदास सम्मान है। इनका ईयर 1980 से 1983 में हर साल आता है, एक साल 80, 81, 82, 83 में, और ये सारे इनको पुरस्कार मिले हैं। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब हम अगला देखते हैं। तानसेन सम्मान शुरू हुआ था 1980 में, हिंदुस्तानी और शास्त्रीय संगीत के लिए है, 5 लाख रुपए मिलते हैं इसमें पंडित राजा काले को और पंडित तरुण भट्टाचार्य को मिला है। तो आपको याद रखना है पंडित तरुण भट्टाचार्य, जो कि 2025 में मिला है इनको। फिर लता मंगेशकर सम्मान 1984 में आया था, संगीत निर्देशन और पार्श्व गायन में मिलता है। तो सोनू निगम को पार्श्व गायन में 2025 में मिला है, याद रखेंगे। शंकर एहसान रॉय को 2024 में मिला था, लेकिन 25 का ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे। कबीर सम्मान 1986 में भारतीय कविता के लिए मिलती है, 5 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। लीलाधर जुगड़ी देहरादून के हैं, उनको मिला था। तुलसी सम्मान देखते हैं, तो तुलसी सम्मान में 1983 में आदिवासी लोक कला पुरुष मिला है, ये 5 लाख का पुरस्कार इसको मिला है। श्री राघव राज भट्ट जी को मिला है 2022 में, लेकिन 23 में मिला है दिनेश चंद्र कुमार को। फिर देवी अहिल्याबाई सम्मान 1996 में आता है, और ये महिलाओं को बस मिलता है, आदिवासी लोक कला महिलाओं को मिलता है, 5 लाख की राशि दी जाती है। और 2024 में जयमती कश्यप जी को मिला है देवी अहिल्याबाई, जो कि शुरू होता है 1996 में। फिर किशोर कुमार सम्मान 1997 में आता है, तो ये गायकी अभिनय के क्षेत्र में मिलता है, 5 लाख रुपए मिलते हैं। और संजय लीला बंसाली को किशोर कुमार सम्मान मिला है 2025 में। फिर देखते हैं कुमार गंधर्व सम्मान 1992 में मिलता है युवा संगीतकार, जो कि 25 से 45 वर्ष की उम्र के हैं, उनको 2.51 लाख रुपीज़ मिलते हैं। ये अभी मिला है सुधा रघु रमन को 2022 का। तो हम लेटेस्ट अच्छे से याद रखेंगे। इकबाल सम्मान मिला है 1986 में, उर्दू लेखन के लिए 5 लाख मिलते हैं। अब्दुस समद को मिला है 2022 में। कवि प्रदीप सम्मान 2012 में शुरू हुआ था, ये गीत रचना के लिए मिलता है, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और सुरेश अवस्थी जी को मिला है ये क्या, कवि प्रदीप सम्मान। तो देखो अब हम याद रखते हैं, अगला सेगमेंट है हमारा पद्म पुरस्कार का। तो मध्य प्रदेश के कौन से व्यक्ति हैं जो इनको 2026 में पद्म पुरस्कार मिला है, तो ये है कैलाश चंद्र पंत, साहित्य और शिक्षा में। तो देखो अभी हमने देखा था कैलाश सत्यार्थी की बुक, तो उन्होंने बच्चों के लिए काम किया है, उनकी शिक्षा के लिए काम किया है, और साहित्य भी लिख रहे हैं। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कैलाश चंद्र पंत, साहित्य और शिक्षा। नारायण व्यास पुरातत्व थे भोपाल से, इनको भी मिला है। मोहन नागर सामाजिक कार्य के लिए मिला है, ये बैतूल के हैं, आपको याद रखना है, मोहन नागर बैतूल। फिर भगवान दास रायकवार, तो ये सागर के हैं, इनको खेल क्षेत्र में मिला है। तो 4 नाम आप याद रखेंगे पद्म पुरस्कार के 2026 के। एक बार हम 2025 के भी देख लेते हैं। भैरू सिंह चौहान कला का मिला है। बुधेंद्र कुमार जैन को दवाई के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। हरचंदन सिंह भट्टी जी को कला के क्षेत्र में। जगदीश जोशीला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। और श्रीमती शैली होलकर जी को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिला है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको 26 के तो एकदम रटाए होने चाहिए, मुखाग्र होने चाहिए, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये सब हम इतना नहीं देखेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है पहले का, उससे काम चल सकता है। अब भारत के पुरस्कार देखते हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार है, जो कि 1954 में शुरू किया गया था, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र में। इसमें कोई राशि नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। 2024 में कपूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी को ये मिला था, और ये MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और राव चौधरी चरण सिंह को भी मिल चुका है।
फिर देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये 1965 में साहित्य के क्षेत्र में आया था। इसमें 11 लाख रुपए देते हैं और इसमें 59 इसको किसको, विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965। सरस्वती सम्मान है 1991 में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और साधु भदेश दास जी को मिला है। इनकी कृति है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, तो सरस्वती सम्मान। फिर व्यास सम्मान आता है 1991 में, ये तीनों आ रहे हैं, कौन से, सरस्वती, व्यास और बिहारी, तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, 4 लाख है। और सूर्यवाला 2024 में इनको मिला है, सूर्यवाला को। फिर ये बिहारी पुरस्कार है 1991 में साहित्य में राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है, तो ये किसको, डॉक्टर माधव हांडा को दिया गया है, पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे के लिए। फिर मूर्ति देवी पुरस्कार 1983 में शुरू हुआ, साहित्य के क्षेत्र में 4 लाख रुपए इनमें मिलते हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को दिया गया है। अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस को 2019 सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2019 में दिया गया, आपदा प्रबंधन के लिए दिया है। अगर कोई संस्था है ना तो उसको 51 लाख देते हैं और व्यक्ति को देते हैं 5 लाख रुपीज़। तो संस्था में सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिए हैं, तो इनको कितने दिए गए होंगे, 51 लाख। और व्यक्तिगत क्षेत्र में मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सल्के, तो इनको 5 लाख रुपए मिले हैं 2026 में। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सिक्किम और लेफ्टिनेंट कर्नल। फिर दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 में शुरू हुआ था, फिल्मों के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। मोहनलाल मलयालम अभिनेता हैं, उनको दिया गया है। फिर गांधी शांति पुरस्कार 1995 में शुरू हुआ, शांति और समाज के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर को ये दिए गए थे। फिर राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 1992 में, तो सांप्रदायिक सद्भाव राष्ट्रीय एकता के लिए शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2023 में दिया गया था ये शैक्षणिक संस्थान वनस्थली को, जो कि राजस्थान में है, तो ये इसमें क्या 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है 1986 से शांति निशस्त्रीकरण विकास के लिए, तो ये किसको मिला है, 25 लाख रुपए मिलते हैं। और ग्राका माचेल मोजाम्बिक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, उनको ये दिया गया है। अब हम देखते हैं आगे, तो इसमें अन्य पुरस्कार हैं उनके क्षेत्र में। अब क्या है, धन्वंतरी पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। पुलित्जर सम्मान दिया जाता है पत्रकारिता में। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत में। लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रबंधन में। देव पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो ये हिंदी साहित्य में दिया जाता है। फिर आता है गणेश शंकर विद्यार्थी, तो वो हिंदी पत्रकारिता में दिया जाता है। ऑस्कर सम्मान फिल्म क्षेत्र में होता है। एबेल गणित का होता है। और लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसका होता है, स्वतंत्रता संग्राम क्षेत्र का, इसमें कोई योगदान हो तो उसका होता है। तो ये सिर्फ क्षेत्र लिखे गए हैं, पूछे जा सकते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अब देखो सौंदर्य के क्षेत्र में भी कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, तो हमें देखो मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल को मिला है फेमिना मिस इंडिया 2024 का, आपको याद रखना है ये निकिता पोरवाल का। यूनिवर्स में नहीं है डेनमार्क की। मिस यूनिवर्स 2025 ये फातिमा बॉस में नहीं है, मोरक्को की। अब मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन बना है, तो मनिका विश्वकर्मा बनी है, जो कि राजस्थान की हैं। मिस वर्ल्ड 2025 सुचिता चुआंगजी थाईलैंड की हैं। दुनिया की प्रथम मिस AI, अब देखो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि AI को भी मिस AI का खिताब मिलने लगा है, तो ये कंजाल लेले मोरक्को की हैं, उनको मिला है। फिर मिसेज यूनिवर्स किसको, 2025 में शेरी सिंह को भारत की हैं, मिसेज यूनिवर्स का खिताब मिला है। प्राइज़कर प्राइज़ वास्तुकला के क्षेत्र में मिलता है। APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार अंतरिक्ष तकनीकी क्षेत्र में मिलता है। फिर सरदार पटेल पुरस्कार एकता के लिए, सरदार पटेल ने बहुत काम किया था हमारी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए, इसलिए एकता पुरस्कार इनके नाम पे। और राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार समाज और सेवा पत्रकारिता का क्षेत्र में मिलता है। तो हमने देखे पुरस्कार। अब हम आगे देखते हैं पद्म पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं। देखो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से आप बहुत अच्छे से करते जाओ,
मार्क करते जाओ, याद रखने की कोशिश करो, नहीं तो एक पेज में लिस्ट बनाओ, चिपका लो, जहाँ आपकी बार बार नज़र पड़े, उससे आप याद कर रिवाइज करते जाइएगा। तो अब देखते हैं पद्म पुरस्कार दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। 1954 में शुरू हुआ था, 1977 में बंद हुआ, 80 में वापस शुरू किया, गणतंत्र दिवस में दिया जाता है। पद्म पुरस्कार जो है वो सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, दूसरा सबसे बड़ा है, 2025 में 5 लोगों को मिला है। पद्म भूषण, पद्म ये विभूषण था, अब पद्म भूषण क्या है, तीसरा सबसे बड़ा है, 2025 में 13 लोगों को मिला है। पद्मश्री क्या है, विशिष्ट कार्यों के लिए, चौथा सबसे बड़ा है, 5, 13, 113 लोगों को ये मिला, 131। तो पद्म पुरस्कार में 131 पुरस्कार मिले हैं, ये आप याद रखिएगा। अब देखते हैं पद्म विभूषण को किस किस को मिला है। तो धर्मेंद्र, जिनको अभी इनकी डेथ हो गई थी, इनको कला क्षेत्र में महाराष्ट्र से मिला है। अब केटी थॉमस हैं, ये केरल की हैं, सार्वजनिक मामलों में। एन राजन उत्तर प्रदेश के हैं, कला के क्षेत्र में मिला है। पी नारायण हैं केरल के, और BH अच्युतानंद हैं, ये हैं सार्वजनिक मामलों में केरल के। तो केरल के 3 लोगों को मिला है, केटी थॉमस, PV नारायण और BS अच्युतानंदन। तो ये हो जाते हैं 3 केरल के, एक महाराष्ट्र के, एक उत्तर प्रदेश के पद्म विभूषण। पद्म भूषण मिले हैं, तो पद्म भूषण हम याद रखेंगे, अलका याग्निक को मिला है कला क्षेत्र में महाराष्ट्र से। भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामलों में ये उत्तराखंड के थे। नोरा दत्तात्रेयोडू दवा क्षेत्र में अमेरिका के हैं। फिर शिबू सोरेन मरणोपरांत इनको मिला है सार्वजनिक मामलों में। अब जहाँ पे ये राजनीति के क्षेत्र में नहीं दे सकते ना, तो ये इनको सार्वजनिक मामला लिख देते हैं, ये झारखंड के थे। और उदय कोटक को मिला है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, जो कि महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला, इसमें विजय अमृतराज भी आप याद रखिएगा, खेल के क्षेत्र में, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, विजय अमृतराज खेल के क्षेत्र में। अब पद्मश्री प्रमुख प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये हैं भगवान दास रायकर। तो 4 जगह के तो आपको मध्य प्रदेश के हैं, तो ये आपको नाम भी याद रखना है और जगह भी याद रखना है। एक क्वेश्चन इधर से बनता ही है, कंफर्म है इन पद्म पुरस्कारों से। तो भगवान दास रायकर कहाँ, सागर के हैं, तो ये खेल के लिए हैं भगवान दास रायकर। मोहन नागर तो बैतूल के हैं, ये समाज कार्य के लिए, बैतूल मोहन नागर। नारायण व्यास भोपाल के, और कैलाश चंद्र पंत इंदौर की। आप देख रहे हैं सारे भगवान के नाम से रिलेटेड हैं। एक का नाम तो भगवान दास ही है सागर के, फिर मोहन बैतूल, नारायण भोपाल, कैलाश ये इंदौर, याद रखिएगा। अब रोहित शर्मा को भी मिला है खेल क्षेत्र में महाराष्ट्र से, बलदेव सिंह को खेल क्षेत्र में पंजाब से, और हरमनप्रीत भुल्लर पंजाब से, इनको भी खेल क्षेत्र में मिला है, ये महिला टीम की हेड है। अब इसमें सतीश शाह को मिला है मरणोपरांत महाराष्ट्र के। अगर आपने कभी देखा हो साराभाई वर्सेस साराभाई, तो उसमें जो फादर का रोल प्ले करते हैं वही हैं सतीश शाह जी। फिर आर माधवन को कला क्षेत्र में मिला है महाराष्ट्र से। अब आते हैं हम भारत रत्न सम्मान पे। तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में हुई थी, और इसमें 3 सबसे पहले किसको मिला, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और CV रमन को। फिर पहले व्यक्ति के कौन थे, सी राजगोपालाचारी। पहले वैज्ञानिक CV रमन, और पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, 1955 में मिला। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है, 1962 में मिलता है। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में मिला। पहली महिला इंदिरा गांधी 1971 में मिलता है। पहले विदेशी कौन है, अब्दुल गफ्फार खान है, 1984 में मिलता है। पहले खिलाड़ी जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर, तो उनको ये मिला है। अब देखते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो पहले हम देखेंगे भारत रत्न सम्मान 2024 के किस किस को मिला है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन। तो सबसे पहले देखते हैं कर्पूरी ठाकुर को, ये समस्तीपुर बिहार के थे, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने में इन्होंने काम किया था। उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, और 49th जो ये है इनको मिला है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लाल कृष्ण आडवाणी जी को।
ये कराची में, अभी पाकिस्तान में, उधर पे ये इनका जन्म हुआ था। 1980 में स्थापित की थे इन्होंने, भाजपा के संस्थापक हैं। 2002 से 4 तक इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं। 2015 में पद्म विभूषण मिला था इनको। MS स्वामीनाथन, इनको आपने पढ़ा ही होगा, ये कुंभकोणम तमिलनाडु के थे। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इनको मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला 71 में। फिर पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, भूषण सब इनको मिल चुका है। और इनका निधन 2023 में हुआ था। PV नरसिम्हा राव वारंगल तेलंगाना के हैं। 1971 से 73 के बीच में मुख्यमंत्री रहे। फिर 9 बार प्रधानमंत्री भी, भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। ये कौन? PV नरसिम्हा राव। 1991 से 1996 तक इनका कार्यकाल था। अब LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन्हीं के टाइम पे आया था। और जो संविधान संशोधन हुआ था, स्थानीय स्वशासन का दर्जा, संवैधानिक दर्जा मिला था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, तो ये भी इनके टाइम पे ही हुआ था। किसके? PV नरसिम्हा राव के। अब चौधरी चरण सिंह, मेरठ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। अब इनको 1980 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री ये रहे। 9वें कौन थे? नरसिम्हा राव। 5वें थे चौधरी चरण सिंह। राष्ट्रीय किसान दिवस इनके जन्म पर मनाया जाता है। और समाधि इनकी समाधि को क्या बोलते हैं? किसान घाट बोलते हैं। अब देखो विश्व के कुछ पुरस्कार हैं। एबल पुरस्कार मैथ्स में मिलता है। यूनेस्को शांति पता है आपको। मैन बुकर साहित्य में मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर क्या? कोई भी चीज़ का ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में तो दिया जाता है। और रोमन पुरस्कार एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का नोबेल प्राइज़ बोलते हैं। और एक अन्य पुरस्कार भी हम देखेंगे। तो देखते हैं, एबल पुरस्कार 2001 में गणित के क्षेत्र में मिलता है। और 2025 में किसको मिला है? मासाकी काशिवारा, जापानी गणितज्ञ को मिला है। फिर यूनेस्को शांति पुरस्कार 1989 से शुरू होता है। ये समाज सेवा के क्षेत्र में किसको मिला है? लुइस सेंटोस दा कोस्टा, पूर्व पुर्तगाल के ये PM हैं। फिर मैन बुकर प्राइज़ मिलता है 1969 से शुरू हुआ है। तो ये राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ के जो हैं और आयरलैंड के, इन लोगों को बस मिलता है। और मौलिक अंग्रेज़ी के उपन्यास के लिए हर्षवर्ध दिया जाता है। और इसमें 60,000 पाउंड इसकी राशि होती है जो इनको मिलती है। तो किसको मिला है ये? अंग्रेजी साहित्य में इसको मिला है डेविस साजले, हंगेरी के, ब्रिटिश के हैं। उनका उपन्यास का नाम है फ्लैश। और 2024 में समांथा आर्वे को मिला था। तो ये आप डेविस साजले याद रखेंगे 2025 का। अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार देखा जाए तो इन दोनों में डिफरेंस दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय में मैन बुकर पुरस्कार किसी भी राष्ट्र, इधर पे इन्होंने क्या बोला? कॉमनवेल्थ और आयरलैंड के लिए देता है, लेकिन ये किसी भी राष्ट्र के नागरिक को दिया जाता है। और इसमें 50,000 पाउंड दिया जाता है। ये किसको मिला? कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक, हार्ट लैम्प की इनकी पुस्तक है, उनको दिया गया है। फिर मिशेल बैटिस अवार्ड है, ये पर्यावरण प्रबंधन में मिलता है। और खाद्य पुरस्कार क्या? कृषि के क्षेत्र में मिलता है। और ये हंगेरी, अब जो भूखा, हंगर से आप रिलेट कर सकते हैं, जो हंगरी है तो वो उसको खाने से रिलेटेड होगा, तो विश्व खाद्य हंगेरिया। ये हो गया 1986 में शुरू होता है। अब नोबेल पुरस्कार जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1901 में। और ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। और 1969 में ये पहली बार दिया गया था। रॉयल स्वीडिश अकेडमी भौतिकी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में देती है। स्वीडिश अकेडमी साहित्य में देती है। कोरलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल अकेडमी चिकित्सा के क्षेत्र में। और नॉर्वेजियन नोबेल पुरस्कार नोबेल शांति के लिए दिया जाता है। अब इनके नाम हम रट लो, घोट के पी लो, जो करना है कर लो, बस याद रहना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में किस किस को मिला है? मैरी फ्रेड साकागुची। तो देखो, अब आप याद कैसे कर सकते हो? पहला नाम है मैरी, तो आप ऐसे याद कर लो कि मेरी फ्रेंड साकागुची। ठीक है, ये 3 नाम याद रख लो। मेरी फ्रेंड साकागुची को हॉस्पिटल चिकित्सा के लिए डॉक्टर है, ऐसा याद कर लो कि डॉक्टर है मेरी फ्रेंड साकागुची। तो ये T सेल का काम किया चिकित्सा के क्षेत्र में, इनको मिला है। फिर फिजिक्स में किसको मिला है? जॉन क्लार्क, मिशेल ए डोरेट और जॉन M मार्टिनेस। इसमें हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक जॉन मिस है, तो जॉन हो गया, मिशेल हो गया, जो मार्टी तो मारती हैं,
क्योंकि फ़िज़िक्स के पीरियड में फ़िज़िक्स बनती नहीं है, तो जॉन मिस मारती हैं फ़िज़िक्स के क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एवं माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांट इंजेक्शन की खोज की है। तो ये इतने बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं। किसने? फ़िज़िक्स के क्षेत्र में जॉन मिस मारती हैं, फ़िज़िक्स नहीं बनती। तो फिर रसायन विज्ञान में सुसु किंतागावा, रिचार्ड रॉबसन और उमर यागी। तो देखो, तो अब इसमें थोड़ा ये फ़नी है याद करना। तो रसायन मतलब केमिस्ट्री, तो जो हमारे बॉडी में पूरी प्रक्रिया बंद होती है यूरिन बनने की, वो एक केमिकल प्रोसेस टाइप होती है। तो सुसु रिचार्ड आगी, तो ऐसा बोले कि किसी रिचार्ड को सुसु आ गई, तो सुसु रिचार्ड आगी यागी। तो ऐसे में आपको रसायन के तीनों याद रहेंगे, और ये सब याद करने के लिए अब हमारा मकसद है कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास, गैस भंडारण और कैटालिसिस और सतत विकास का उपयोग के लिए ये है रसायन। साहित्य में आता है लाज़लो क्रास्नोहरिकाई, तो ये हंगेरी की हैं। तो साहित्य में हारेकाई हंगेरी की हैं। तो हा हो गया, हारेकाई हंगेरी। साहित्य में दूरदर्शी साहित्य रचनाओं के लिए सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती हैं। शांति पुरस्कार मिला है मारिया कोरेना मचाडो, तो ये वेनेजुएला में तानाशाही लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव हेतु था। तो देखो, मारिया तो शांति, जो कोई मर रहा है, मचा रहा है चीज़ों को, तो उसने शांति चाहिए। तो मारिया मचाडो कोरोना से भी याद कर सकते हो। तो कोरोना के टाइम पे मार धाड़ ये सब हो रही थी, जो शांति चाहिए थी। तो इन सब चीज़ों से आप रिलेट कर सकते हो। एग्जाम में ऑप्शन देखोगे एकदम याद आ जाएगा। अर्थशास्त्र में देखते हैं जोएल फिलिप हार्वर्ड, तो ये इनोवेशन के क्षेत्र में। तो जोएल ने बोला फ्लिप करो, हाँ हार्वर्ड, जोएल ने बोला फ्लिप करो हार्वर्ड, इनोवेशन हो जाएगा। तो ये अर्थशास्त्र में हो गया, ये आपको याद ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले क्या वो देखा हमने चिकित्सा के क्षेत्र में, मेरी फ्रेंड सागाकुची डॉक्टर है। फिज़िक्स में देखा जॉन मिस मारती है। फिर रसायन के क्षेत्र में सुसु रिचार्ड को आ गई। फिर साहित्य में हारेकाई हंगेरी। शांति में मर रहे थे कोरोना के टाइम पे, मच रहा था, मचाडो हो रहा था सब वेनेजुएला के, तो शांति चाहिए, तो शांति। अर्थशास्त्र में जोएल फ्लिप करो हार्वर्ड को, तो ये इनोवेशन हो जाएगा। तो ये सारे हो गए हमारे नोबेल पुरस्कार 2025 के। अब भारतीय मूल के कुछ लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये कौन से लोग हैं? तो ये हो जाते हैं 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था नोबेल रविंद्रनाथ टैगोर को, 1930 में मिला था सीवी रमन को, 1968 में मिलता है हरगोविंद खुराना को, 79 में मदर टेरेसा को, फिर 83 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को श्वेत वामन तारों के लिए, फिर इसमें 1998 में अमर्त्य सेन को, 2001 में वीएस नायपाल के, 2009 में वेंकट रमन और राइबोसोम की कार्यप्रणाली के लिए, और 2014 में मिलता है कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के क्षेत्र में। अब ये 2024 के हैं, हम ये नहीं पढ़ेंगे, आप पॉज करके एक बार पढ़ लेना। फिर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है 1957-58 में शुरू किया गया। एशिया का सर्वोच्च सम्मान है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको बोला जाता है। ये प्रतिवर्ष 31 अगस्त को ही दिया जाता है, और ये फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति थे ना रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पे दिया जाता है। इसमें क्या 50,000 अमेरिकन डॉलर दिए जाते हैं। पहला किसको दिया था? तो ये भारत में पहला मिला था विनोबा भावे जी को मिला था, 1958 में मिला था। अब देखो इस बार क्या 67 हुए हैं, तो किसको मिला है? एजुकेट गर्ल्स संस्था है जो कि भारत की है, भारत का एक NGO है, उनको मिला है। शाहिना अली मालदीव की हैं, प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए, और फ्लो वेनेजुएला में, फिलीपींस में मनीला के गरीबों का उत्थान में सम्मान किया गया। अब भारत के रवि कानन को 2023 में स्वास्थ्य देखभाल में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। अब हम फिल्म क्षेत्र में देखेंगे, तो फिल्म क्षेत्र में राष्ट्रीय ऑस्कर और अन्य पुरस्कार देखेंगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देखते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में की गई थी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये दिए जाते हैं।
सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। शैलियाँ और भाषाओं में भारतीय फिल्मों का निर्देशित करने के लिए इनको दिया जाता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है? कटहल, जिसके निर्देशन हुआ था यशवर्धन मिश्रा जी को। फीचर फिल्म 12th फेल। फिर अभिनेता कौन से? शाहरुख खान को जवान के लिए, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए मिला है। अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए इनको मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्तो सेन फिल्म द केरला स्टोरी के लिए इनको मिला है। तो ये हो गए 2025 के। अब ऑस्कर किसको मिला है? ऑस्कर 1929 में ये शुरू हुआ था। फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ये, ठीक है। कौन देता है? अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज देते हैं। अब अन्य पुरस्कार देखते हैं तो वाफ्ता पुरस्कार कॉन्क्लेव को मिला है और बंगू को मिला है। फिर गोल्डन ग्लोब पुरस्कार द ब्रूटलिस्ट और कांस फिल्म पुरस्कार मिला है पामेडी, और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, इसको मिला है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? अनोरा। अभिनेता आते हैं एंड्रियन ब्रॉडी और जो कि द ब्रूटलिस्ट के हैं। फिर अनोरा एक और इनको जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं माइकी मेडिसन, ये भी अनोरा के ही हैं। और अनोरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं, ये भी इसी के। तो 3 एक ही फिल्म से मिल रहे हैं और एक ये अलग हो रहे हैं। 2026 में 98 हुए थे। ये होम बाउंड भारत की फिल्म है, तो इसको चुना गया था। अब ग्रैमी पुरस्कार देखते हैं। शुरुआत 1950 से हुई है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा ये दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? तो एल्बम ऑफ द ईयर कौन है? ब्रियोस। फिर और देखते हैं एल्बम ऑफ द ईयर कैंड्रिक लेमर के नॉट लाइक अस को मिला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। और एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? बियॉन्स काउबॉय कार्टर को। अब देखते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ था IFFI इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल। जो ये फिल्म फेस्टिवल हुआ था ना, ये गोवा में हुआ था। तो इनका फोकस क्या था? जापान पार्टनर देश स्पेन इनके साथ। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार हुआ था स्किन ऑफ यूथ, वियतनामीज को मिला था। सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला था संतोष दवाखर फिल्म गोदल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज किसको मिली थी? बंदिश बैंडिट्स को मिली थी सीजन 2 को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिल रहा है? रजनीकांत को, सिनेमा के क्षेत्र में जब 50 वर्ष पूर्ण हो गए थे इनको ये मिला है सत्यजीत रे। अब देखो, अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पे, ये हैं खेल पुरस्कार। तो खेल पुरस्कार में मध्य प्रदेश, भारत और अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित कौन सा है इन चारों में से? तो ये एकलव्य पुरस्कार था, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में प्रमुख खेल पुरस्कार कौन से? एकलव्य, जो कि 21 वर्ष से कम बच्चों के लिए दिए जाते हैं। विक्रम 21 से ज़्यादा वर्ष के लिए। विश्वामित्र पुरस्कार है जो कोच के लिए दिया जाता है। कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। और मध्य प्रदेश प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार दिया जाता है, ये मलखम्ब के लिए दिया जाता है। अब एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1996 में हुई थी। और 1994 में परंपरागत पुस्तकों के अनुसार, ये ऐसे 2 लिए गए थे, लेकिन खेल विभाग बोलता है 1996। मध्य प्रदेश के मूल निवासी जूनियर वर्ग 21 वर्ष से कम हमने देखा था, उनको मिलता है। 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये आपको सारे याद करने हैं, उनका क्षेत्र भी याद करना है, गेम भी याद करना है। तो देखो, सबसे पहले ऋतुराज बुंदेला, तो ये शूटिंग के लिए मिला है टीकमगढ़। तो बुंदेला है, वो बुंदेला जो रहते हैं ना आदिवासी, वैसे तो ये शिकार करने के लिए शूटिंग वगैरह करते हैं, तो फेमस वो हो जाते हैं इनको, इसलिए ऐसा याद रख सकते हैं कि बुंदेला है तो शूटिंग और टीकमगढ़ से। तो टीके पे शूट किया बुंदेला ने। फिर भूमि बघेल काइकिंग कैनोइंग महेश्वर से। तो भूमि कहाँ पे काइकिंग कैनोइंग करेंगे? भूमि में, महेश्वर में। फिर कृष्णा मिश्रा, तो स्क्वैश के लिए इंदौर से हैं कृष्णा मिश्रा। पूजा दांगी फेंसिंग, तो दाग दे, ऐसे मतलब दांगी दाग देते हैं क्या? फेंसिंग जो होती है ना वो, तो ये उस पर जो दाग देता है वो ही राज करता है, तो ऐसा याद कर सकते हैं।
या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो भी फेंसिंग क्रॉस कर लेता है ऐसा कुछ राज करता है और दंगे करता है। फिर प्रभाकर सिंह राजावत होते हैं, तो रोइंग ग्वालियर से। नेहा ठाकुर सैलिंग देवास, अब देखो सैलिंग देवास से नेहा ठाकुर हो गई। प्रखर जोशी, तो ये तैराकी इंदौर से हैं, प्रखर जोशी तैराकी इंदौर। अर्जुन वास्कले एथलेटिक्स में आ जाते हैं, अर्जुन वास्कले खरगोन से हैं। प्रियांशी प्रजापत कुश्ती की है, उज्जैन से हैं प्रियांशी प्रजापत। अंकित पाल हॉकी ग्वालियर से, और गौरव पचौरी आ जाते हैं पावर लिफ्टिंग से मुरैना में। तो ये हमने देखे क्या एकलव्य पुरस्कार। अब देखते हैं विक्रम पुरस्कार 1972 में शुरू हुए थे और कहीं कहीं पे 1990 भी दिया देता है। तो ये मूल निवासी को देते हैं, 2 लाख रुपए देते हैं, और न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया हो तो उनको ये विक्रम पुरस्कार मिलता है। अब कौन से ऐसे लोग हैं, 12 लोग हैं जिनको ये मिले हुए हैं। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, ये हमने लास्ट टाइम, ये खरगोन के थे, फेमस हैं बहुत। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग खरगोन। भावना डहरिया पर्वतारोही हैं, छिंदवाड़ा की हैं। रागनी मार्को तीरंदाज, तो मार्क करके तीरंदाजी करेंगे जबलपुर, तो रागनी मार्को तीरंदाज। शिवानी पवार कुश्ती छिंदवाड़ा, तो कुश्ती में इतनी तेज पंच मारा कि छेद ही हो गया, तो ये कुश्ती छिंदवाड़ा शिवानी पवार। पावर से कुश्ती में पंच मारा छेद हो गया। फिर श्रुति यादव बॉक्सिंग भोपाल में। यामिनी मौर्य जूडो के हैं, सागर से हैं यामिनी मौर्य जूडो सागर। सचिन भार्गव खो खो देवास से। नीलू इंडिया हॉकी मंदसौर से। प्रवीण कुमार दवे, तो ये सॉफ्ट बॉल, तो दबा देंगे किसको, सॉफ्ट बॉल को, और ये इंदौर से हैं। फिर इसमें रूबीना फ्रांसिस आ जाती हैं, तो ये शूटिंग से हैं जबलपुर में। अपूर्व दुबे तो पावर लिफ्टिंग से हो गया। तो अब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि दबा रहे हैं, तो पावर लगा के दबा रहे हैं, तो ऐसा याद कर सकते हैं। तो इस दौर में पावर लगा के दबाना अपूर्व दुबे इंदौर पावर लिफ्टिंग हो जाता है। और फिर आते हैं जानवी श्रीवास्तव कायाकिंग कैनोइंग में भोपाल में, ये आ जाती हैं। तो आप इसको पॉज करो और एक बार अगर आप वीडियो को भी बैक करके देख सकते हो रिवाइज करने के लिए, ठीक है। फिर विश्वामित्र पुरस्कार देखते हैं। तो विश्वामित्र पुरस्कार में क्या है, शुरुआत हुई थी 1996 से खेल विभाग के अनुसार। 1994 में पारंपरिक पुस्तकों के अनुसार ये लिखा रहता है। अब देखो ये कोच ट्रेनर को दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। विश्वामित्र पुरस्कार में ये 40 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी एज क्या होनी चाहिए, 40 ईयर्स से अबव होनी चाहिए विश्वामित्र पुरस्कार में। अब ये 3 लोगों को दिया गया है, तो ये कौन है, ये है पीयूष कांति बोरोई कायाकिंग कैनोइंग भोपाल से। लोकेंद्र शर्मा हॉकी भोपाल, और अशोक कुमार यादव तीरंदाजी जबलपुर से। तो ये 3 नाम हैं, पीयूष, लोकेंद्र और अशोक, जिनको ये विश्वामित्र पुरस्कार मिले हैं। तो ये इनकी एज क्या 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये 40 वर्ष से ज़्यादा की उम्र में दिए जाते हैं। कायाकिंग कैनोइंग हॉकी और तीरंदाजी में दिए गए हैं। 2 लोग भोपाल के हैं, एक जबलपुर के हैं, अशोक कुमार यादव जी। अब देखते हैं कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अवार्ड 2002 में शुरू किया था। संजय जगदले पहली बार इनको मिला था, 2 लाख रुपए मिलते हैं। और 2014 में कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट इसका नाम चेंज कर दिया। अब इस बार किसको मिला है, रतन लाल वर्मा को, जिम्नास्टिक के लिए, ये उज्जैन के हैं, इनको रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश में प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार कब शुरू हुए, तो 2013 में हुए, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2013 में अजय वक्तरिया जी को दिया गया था। अभी किसको दिया है, मुजाहिद बैग को, मलखम्ब के लिए, उज्जैन के हैं ये, मुजाहिद बैग जी को प्रभाष जोशी पुरस्कार खेल पुरस्कार दिया गया है। अब 2024 में अभी हमने ये पढ़ा है कि मेजर ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर दिया गया है। अब इसमें भारत के प्रमुख खेल पुरस्कार कौन से हैं, तो ये सारे हैं, हम एक एक करके देखेंगे इनमें। तो देखो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 1991 से 1992 के बीच में राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से ये प्रारंभ किया गया था। 2021 में इसका नाम बदल दिया और पहली बार विश्वनाथ आनंद को शतरंज के लिए दिया गया था। अभी देखो किस किस को दिया गया है, तो डी गुकेश शतरंज के लिए, चेस के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए,
प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए और मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है 4 लोगों को। अब अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है, ये 2002 में शुरू किया गया। 10 लाख इसकी राशि इसमें दी जाती है, खेलों में योगदान के लिए दिया जाता है। अब किसको मिला है? अभी 2 लोगों को मिला है, सूचा सिंह एथलेटिक्स में और मुरलीकांत राजा राम पेटकर ये पैरा तैराकी में। ठीक है, सूचा सिंह एथलेटिक्स और पेटकर जी को मिला है पैरा तैराकी में। अब अर्जुन पुरस्कार देखते हैं तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था। 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और 4 वर्षों में अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है तो दिया जाता है आपको। अब इसमें एज का दी गई है कि 15 से 35 वर्ष की एज में दिया जाता है। क्रिकेट में पहली बार कब दिया गया था? 1961 में क्रिकेट में पहली बार दिया गया था और 1994 से ये सचिन तेंदुलकर को ये दिया गया अर्जुन अवार्ड। अब देखते हैं इसमें 2 लोग पैरा शूटिंग और पैरा जूडो के हैं। रुबीना फ्रांसिस एमपी की थी और कपिल परमार एमपी के थे। तो ये दोनों नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से याद रखना। रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, कपिल परमार पैरा जूडो। ठीक है, तो अब देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार तो 1985 में शुरू किया गया था। इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। खेल संबंधी प्रशिक्षण और खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्टता प्राप्त करने की, तो यही है, अगर अच्छा कर रहे हो तो इसमें कोच को या प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो इसमें किसको? प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी में और ओम एम नाम्बियार को एथलेटिक्स में ये पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं अगला द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 का, तो सुभाष राणा पैरा शूटिंग के इनमें दिया गया है। सुभाष राणा जी को पैरा शूटिंग में, दीपाली देशपांडे शूटिंग में और संदीप सागवान हॉकी में दिया गया है। एक बार वापस से इनको पढ़ो कि सुभाष राणा पैरा शूटिंग, दीपाली देशपांडे शूटिंग और संदीप सागवान हॉकी से। तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है 3 लोगों को। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में किसको मिला है? तो एस मुरलीधरन बैडमिंटन में मिला है और अरमांडो एग्नेलो को फुटबॉल में मिला है। तो एस मुरलीधरन और अरमांडो एग्नेलो, तो ये हो गए बैडमिंटन और फुटबॉल के लिए। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1956 में। ये अंतर विद्यालय टूर्नामेंट होता है और इसमें ये जो ट्रॉफी है ना, इसमें 2024 में 3 विश्वविद्यालय को मिली है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, प्रथम रनर अप है और गुरु नानक है, द्वितीय रनर अप है। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय याद रखिएगा कि पहली है ये। अब राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में शुरू किए गए थे। इसमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए, विकास के लिए दिया जाता है। कॉर्पोरेट संस्थाएं, निजी सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में दिया जाता है। किसको मिला है? संवर्धन बोर्ड और टाटा स्टील को 2009 में दिया गया था। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो कि दिल्ली में है उनको दिया गया है। अब देखो, तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार नेशनल एडवेंचर अवार्ड होते हैं, 1994 में शुरू किया था। 15 लाख दिए जाते हैं, अभी सविता कंसवाल जी को दिए गए हैं। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में, इसमें लॉरियस खेल पुरस्कार 2000 में ये शुरू हुआ था। लॉरियस खेल पुरस्कार खेल जगत के ऑस्कर या वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। देखो, अब हम इतना धीरे धीरे नहीं पढ़ेंगे, ये फास्ट रिवीजन सीरीज़ है, इसलिए इसमें हम आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे। कोई भी चीज़ समझाने में, बताने में, जो भी आपको डाउट लग रहा है आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम वहाँ चर्चा करेंगे, नया वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये वीडियो की स्पीड फास्ट रहेगी कि हमारा मकसद ये है आप जल्दी से रिवाइज कर पाएँ। तो अब देखो, ये गोल्फ, फुटबॉल, टेनिस खिलाड़ियों को दिया जाता है। 2000 में विजेता कौन? खिलाड़ी टाइगर वुड्स इनको मिले थे। और इसमें सर्वाधिक किसको मिला है? तो रॉजर फेडरर जो कि टेनिस के प्लेयर हैं उनको मिला है सबसे ज़्यादा। और इसमें 7 श्रेणियों में दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक है, अब लॉरिस खेल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो ये मिला है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अरमांड मोंडो ड्यूप्लांटिस और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी मिला है सिमोन बाइल्स को। तो ये दोनों नाम हैं लॉरिस खेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता। फिर डेविड डिक्सन पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेलों में सचिव डेविड डिक्सन के नाम पर 2002 से ये शुरू किया गया।
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत के किसके, समरेश जंग निशानेबाज हैं, उनको 2006 में मिला था। 2022 में सिंगापुर के फेंग तियानवेग को मिला है ये। फिर फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित पुरस्कार, तो गोल्डन बूट अवार्ड रहता है, सर्वश्रेष्ठ स्कोरर को मिलता है। 1982 से ये शुरू हुआ था, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ बूट। फिर गोल्डन बॉल में किसको मिलता है, खिलाड़ी को। गोल्डन ग्लव्स में मिलता है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को, 1930 में शुरू हुआ था। और फीफा ब्लॉन्डी और पुरस्कार मिलता है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को मिलता है, ठीक है। अब फीफा अवार्ड हम 2024 की ये नहीं देखेंगे, अब देखते हैं आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो पुरस्कार देती है ना वो, तो इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर होता है और विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है। अब देखते हैं इसमें आईसीसी अवार्ड में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसको, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जो कि हमारे भारत के हैं। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, अर्शदीप सिंह, जो भारत से हैं हमारे। तो मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह, और प्लेयर ऑफ द ईयर कौन, जसप्रीत बुमराह। अब देखो जसप्रीत बुमराह जी को एक और मिला है, कौन सा, मैन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, तो 2 इनके हो जाते हैं। फिर स्मृति मंधाना है, जो कि महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर की स्मृति मंधाना को मिला है। और महिला T20 प्लेयर ऑफ द ईयर भी अमेलिया केयर न्यूजीलैंड की, उनको मिला है, ठीक है। अब बाकी नाम हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं डिवीज़न क्रिकेट अवार्ड, ये किसको, क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष जसप्रीत बुमराह को मिला है, और इसमें फीमेल में स्मृति मंधाना को ये दिया गया है। अब भारतीय ग्रैंड मास्टर शतरंज का, तो देखो बाकी तो ठीक है, अब आप ये याद देखो मेनली तमिलनाडु से ही हैं ये नाम, बस एक दिव्या देशमुख है जो कि महाराष्ट्र की हैं, बाकी सब तमिलनाडु के हैं। तो हरि अलार तमिलनाडु, हरि कृष्णन एरा तमिलनाडु, रोहित कृष्णा एस तमिलनाडु, इल्लापार्थी AR तमिलनाडु, और राहुल VS तमिलनाडु। तो हरि इनमें 2 में हरि आ गया तमिलनाडु के में। फिर इसमें हरि का दूसरा नाम कृष्णा है, वो आ गया तमिलनाडु के हैं। फिर इसमें इमल पार्थी और राहुल VS भी, ये दोनों नाम आ जाते हैं। अब हम देखते हैं BCCI अवार्ड 2025 दिए गए। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष में जसप्रीत बुमराह को दिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में स्मृति मंधाना को। फिर पॉली उमरीगर ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को दी गई है। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला है। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष क्या, सरफराज खान को मिला है। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला में आशा शोभना को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ एम्पायर का अवार्ड मिला है अक्षय तोत्रे जी को। अब अन्य पुरस्कार एवं अन्य तथ्य कुछ इनमें से हम देखेंगे, तो देखते हैं हाईलाइटेड। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको, वैभव सूर्यवंशी को मिला है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार सुप्रिया साहू को। फिर 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार महाराष्ट्र में दिया गया था। फिर लाइफ टाइम मैगजीन CEO ऑफ द ईयर क्या 2025 में नील मोहन को दिया है। फिर बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 का बैंक ऑफ बड़ौदा को। और 43rd लोकमान्य तिलक किसको मिल रहा है, नितिन गडकरी जी को। अब देखो विश्व में सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक है 2025 कौन सा है, ये SBI भारतीय स्टेट बैंक। गोल्ड मर्करी पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। विश्व शांति पुरस्कार 2024 किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। हाई चांसेस इस क्वेश्चन को पूछा जाए। फिर फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये रोशनी नादर को दिया है। अब देखो इसमें भी लाइट आ रहा है, नाइट लाइफ, और इसमें भी नाइट आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ईयर किसको, रोशनी नादर को दिया है। HCL टेक के अध्यक्ष हैं ये। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट देखे, हाईलाइटेड अच्छे से याद कर लो, बाकी बस एक बार रीड कर लो। अब आगे हम देखते हैं, हमने बहुत अच्छे से ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है और आपका बहुत बड़ा पोर्शन ये खेल वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं मेजर समिट कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं। तो देखो MPPSC MI में 2025 में क्या क्वेश्चन पूछा था, डेट भी पूछ रहे हैं वो यार। तो अब इसमें 8वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में हुआ है। तो कब हुआ है, तो 24-25 फरवरी 2025 में ये हुआ है। अभी
ये ऑप्शन इतना क्लोज है जनवरी और फरवरी का कि अगर नहीं पता है तो आराम से कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखो मध्य प्रदेश में सम्मेलन बहुत अच्छे से याद रखना है। तो 17th प्रवासी भारतीय सम्मेलन कब होता है? इंदौर में होता है। और फिर 2026 में 26वां ई गवर्नेंस सम्मेलन होता है 24-25 अगस्त को इंदौर में। फिर देखते हैं हम ये, इसमें हम इंदौर के लिख लेते हैं अलग से। ये आएगा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में, और ये भी हो रहा है इंदौर में। अब देखो भोपाल में कौन से हो रहे हैं, तो ग्लोबल इन्वेस्टर अवार्ड हो रहा है भोपाल में, और ये चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भी हो रहा है हमारा भोपाल में। फिर मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव, तो माइनिंग कहाँ माइनिंग करेंगे तो चीज़ों को काटेंगे, तो ये हो रहा है कटनी में। फिर इसमें रतलाम में कौन सा? राइज, रतलाम क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, तो ये रतलाम में हो गया। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ आईटी कॉन्क्लेव कहाँ पे हो रहा है? इंदौर में, तो ये इंदौर का हो गया। 5वां साइबर अपराध जांच खुफिया शिखर सम्मेलन होता है, ये भोपाल में। मध्य प्रदेश AI कॉम इम्पैक्ट सम्मेलन भोपाल में हुआ है, ये भी भोपाल में, अगला भी भोपाल में हुआ है। तो हमने देख लिए 5 हमें भोपाल के दिख रहे हैं, 3 इंदौर के दिख रहे हैं इसमें। तो अब हम देखते हैं इनके कब कब हुए हैं ये प्रवासी भारतीय। अभी हम सिर्फ 2025 की और 26 की डेट देखेंगे। तो चौथा राष्ट्रीय हिंदी हुआ है जुलाई में, 30-31 जुलाई को भोपाल में। माइनिंग अगस्त में होता है तो कटनी में। फिर राइज कब होंगे? जून में राइज होंगे, तो रतलाम में हो रहा है। फिर टेक ग्रोथ IT कॉन्क्लेव इंदौर में होता है, तो अप्रैल में हो रहा है ये इंदौर में। और साइबर अपराध जांच खुफिया शिखर कहाँ? भोपाल में, तो सितंबर में हुआ है 2025 में। फिर जनवरी 2026 में 15 जनवरी को मध्य प्रदेश आई इम्पैक्ट सम्मेलन होता है, और 31 राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस होती है, ये भोपाल में होती है। अब देखो G20 की बैठक हुई भोपाल इंदौर खजुराहो, भोपाल इंदौर खजुराहो, तो ये 3 जगह पे हुई हैं, लेकिन जनवरी फरवरी जून जुलाई सितंबर एक एक करके हुई है। तो जो भोपाल में हुई है थिंक G20 बैठक 2 दिवसीय हुई थी, इंदौर में हुई थी फरवरी में। कृषि समूह बैठक हुई थी खजुराहो में। G20 सांस्कृतिक समूह हुई थी, 4 दिन की हुई थी फरवरी में। फिर भोपाल में साइंस के लिए हुई थी, इंदौर में रोजगार कार्य समूह श्रम के लिए, और फिर खजुराहो में अवसंरचना कार्य समूह बैठक हुई थी। तो ये आप याद रखेंगे, भोपाल इंदौर खजुराहो में जनवरी से सितंबर तक ये चली। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होता है, तो पहला कब हुआ था? उज्जैन में हुआ था मार्च में। अब देखो मार्च, अप्रैल मई नहीं है, जून नहीं है, जुलाई में हो रहा है, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर अब में आ जाता है, फिर नवंबर नहीं है, फिर दिसंबर आ गया, और फिर आ गया जनवरी। तो इधर पे स्किप हुआ और इधर पे स्किप हुआ, ठीक है। तो ये आप ऐसे देख लो, अगर कभी भी पूछा जाए तो इन ईयर्स में नहीं, नवंबर में नहीं है। बाकी उज्जैन रीजनल कब होती है? पहली, फिर जबलपुर में, फिर ग्वालियर में, फिर सागर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल। तो आप ऐसा मैप बना सकते हो कि उज्जैन से ये हो रही है, फिर जाएंगे जबलपुर, फिर इधर से जाएंगे ग्वालियर, फिर जाएंगे सागर, फिर इधर से रीवा पहुंच गए, फिर नर्मदापुरम आए, और फिर शहडोल पहुंच गए। तो ऐसे करके आप दिमाग में ऐसा कुछ मैप बना के कर सकते हो, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है एकदम। अब भारत में सम्मेलन कौन से? तो 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ है जनवरी में 2025 में, भोपाल में होता है ये, याद रखेंगे। भोपाल में 2025 में जनवरी में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। फिर होता है नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट होता है फरवरी 2026 में नई दिल्ली में। और फिर 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कब होता है? सितंबर में होता है 2025 में, ये होता है अहमदाबाद में। बाकी सारे आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो ये होता है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में। नाटो शिखर सम्मेलन होता है 2025 में हेग नीदरलैंड्स में। फिर 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का कहाँ पे होता है? तो ये होता है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और 6th क्वाड सम्मेलन 2024 में कहाँ पे? USA में हुआ था। तो अब आप मुझे बताएंगे कि क्या आपको पता है कि क्वाड में 4 मेंबर्स होते हैं और चारों मेजर पावर्स हैं, वो कौन से मेंबर्स हैं? कमेंट सेक्शन में अगर पता हो तो आप मुझे बताइए।
अब ना 19वां गुट निरपेक्ष नाम समिट कहाँ पे हुआ था? 2024 में, ये कंपाला युगांडा में हुआ था। 2020 में देखा जाए तो G20 शिखर सम्मेलन होता है जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। और 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होता है 2025 में बैंकॉक, थाईलैंड में। तो याद रखेंगे जो नाटो है हेग नीदरलैंड्स में, ब्रिक्स रियो डी जेनेरियो, क्वाड यूएसए में, गुट निरपेक्ष नैम का युगांडा में, G20 जोहान्सबर्ग में, और बिम्स्टेक होता है बैंकॉक, थाईलैंड में। अब देखो अगले पे आ गए हम, समारोह, महोत्सव और मेले। तो ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम देखते हैं कि 101वां तानसेन समारोह होता है ग्वालियर में। अब देखो जब हमने मध्य प्रदेश का स्टैटिक पोर्शन किया है तो आपको बहुत सारे ये पता होंगे कि कौन से समारोह कहाँ होते हैं, ठीक है। तो जो भोपाल वाले हैं, जो भोपाल वाले हैं मैंने उनको येलो कलर से हाईलाइट किया है, बाकी जो अलग अलग हैं तो वो हैं सारे ब्लू कलर से। तो पहले हम भोपाल के देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला दिसंबर में, लोकरंग समारोह होता है भोपाल में जनवरी में, फिर 23 से 29 सितंबर होता है भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला महोत्सव। अभ्युदय मध्य प्रदेश 70वां होता है भोपाल में, स्थापना दिवस पर आयोजित होता है 1 नवंबर को। राष्ट्रीय बाल रंग समारोह होता है 5 दिसंबर भोपाल में। फिर पुतुल समारोह होता है अक्टूबर में। विज्ञान मेला लगता है सितंबर में, और ट्रैवल मार्ट लगता है 2025 का अक्टूबर में। उद्घोष होता है ये भोपाल में जनजातीय एवं लोक युद्ध कलाओं के लिए, और महुआ महोत्सव लगता है जून में भोपाल में। तो ये सारे येलो कलर वाले हमने भोपाल के देख लिए। अब अदर हम देखते हैं तो इसमें तानसेन समारोह ग्वालियर में ही होता है, हनुवंतिया होता है खंडवा में, ध्रुपद समारोह ग्वालियर में होता है। अगर आपने स्टैटिक अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये सारे पता होंगे। कालिदास समारोह उज्जैन में, निमाड़ उत्सव महेश्वर में, खजुराहो समारोह होता है खजुराहो छतरपुर में, मालवा उत्सव होता है इंदौर में, ठीक है, हुआ है इंदौर में। अब मांडू उत्सव कहाँ? मांडू में हुआ है। जैविक महोत्सव होता है इंदौर में। तो ये आपको याद रखना है, जैविक महोत्सव बहुत अच्छे से कि ये इंदौर में हुआ है। भगोरिया उत्सव दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है फरवरी मार्च में। अब इसमें विक्रम उत्सव कहाँ पे? उज्जैन में मनाते हैं विक्रम उत्सव, राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली। अब जो यहाँ पे होता है वो तो उज्जैन में होता है, और राष्ट्रीय स्तर पे भी मनाते हैं तो वो नई दिल्ली में होता है। 51 उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह मैहर में। केला हल्दी महोत्सव होता है बुरहानपुर में। अब देखो मड़ई महोत्सव जो है वो अलीराजपुर में मनाया जाता है। अंतरनाद, तो अंतरनाद जबलपुर में सांस्कृतिक आयोजन हुआ है अंतरनाद फरवरी में। और राष्ट्रीय विज्ञान एवं विज्ञान उत्सव मनाया जाता है, ये उज्जैन में मनाया जाता है। तो ये हमने मध्य प्रदेश की देख लिया। अब हम देखते हैं भारत के कुछ मेले महोत्सव। तो एक बार अच्छे से सुन लीजिए बस आप, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन आपने अगर थोड़ा भी जो हमारी संस्कृति है, कुछ नाम हैं, अगर आर्ट एंड कल्चर भारत का पढ़ा है तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो अमूरबाज उत्सव और खोंगजोम उत्सव जो है वो मणिपुर के। मणिपुर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, बहुत वायलेंस चल रहा है, उधर के उत्सव ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हॉर्नबिल नागालैंड में, अम्बुबाची मेला असम में, आदि पे रुक्कू उत्सव और जल्लीकट्ट तो ये तमिलनाडु में। चाचिन चराई अरुणाचल प्रदेश में होता है। हेमिस तेत्सु तो ये लेह लद्दाख में। और पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। फिर भूमचू महोत्सव और सागा दावा महोत्सव सिक्किम का है। माधपुर मेला गुजरात में, माघी मेला, बैसाखी और झींगा मेला पंजाब में। केरल का होता है अट्टुकल पोंगल ओणम पर्व। फिर मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में मनाया गया। फरीदाबाद हरियाणा में 29वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगाया गया। कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ। फिर अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड महोत्सव और तोरगिया उत्सव मनाया गया। फिर देखते हैं कि अहमदाबाद गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव होता है। नई दिल्ली में प्रथम बोडोलैंड उत्सव मनाया गया। उड़ीसा का है नुआखाई महोत्सव, उड़ीसा। फिर पश्चिम बंगाल गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है।
झारखंड में गज महोत्सव होता है झारखंड में। और उड़ीसा में मिथुन संक्रांति मनाई जाती है, जो कि 15 जून 2025 को रज पर्वा के नाम से मनाई जाती है, मिथुन। फिर त्रिपुरा की खर्ची पूजा 2025 में। नई दिल्ली में आता है 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, नई दिल्ली में। अब तेलंगाना का बथुकुंबा पर्व होता है और बोनालू पर्व होता है, ये होता है तेलंगाना का। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। आत्मनिर्भर भारत उत्सव मनाया जाता है नई दिल्ली में। तभी महोत्सव झिरी मेला होता है जम्मू एंड कश्मीर में। फ्लैमिंगो होता है आंध्र प्रदेश में। फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2026 में मनाया गया आंध्र प्रदेश में। और अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव मनाया जाता है गोवा में। तो ये सारे हमने इंडिया के देख लिए हैं। तो 3 दिवसीय थुंगीयुट महोत्सव म्यांमार में 2022 में आयोजित हुआ था। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 में जकार्ता इंडोनेशिया में। और एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव कौन होता है? समक्का सरलम्मा जतारा, जो कि तेलंगाना में आयोजित हुआ है। तो ये सारे हमने इंडिया के अवार्ड देख लिए। अब देखिए, हमने अवार्ड्स वाले भी और मेले वाला बहुत अच्छे से कर लिया है। अब कुछ हम सैन्य अभ्यास देखेंगे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज। तो उसमें हम तीनों देखेंगे, नौसेना का देखेंगे, थल सेना का देखेंगे और वायुसेना का देखेंगे। देखो, MPPSC 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो FE इंडेक्स, तो ये किसके साथ कहाँ पे मनाई गई थी? तो ये पुणे में मनाई गई थी। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इसलिए ये एग्ज़ाम के लिए हमारा रिलेवेंट है चैप्टर। तो सबसे पहला देखते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास। इसमें हम ईयर नहीं देखेंगे, बस हम देखेंगे किसके साथ मनाया जा रहा है और कहाँ पे मनाया जा रहा है। तो मालाबार युद्ध अभ्यास मनाया जाता है क्वाड देशों के साथ। बहुपक्षीय है ये, गुआम प्रशांत महासागर में गुआम में मनाया गया। एक था क्या है? 8वां ये हुआ है भारत और मालदीव के बीच में होता है, तिरुवनंतपुरम केरल में मनाया गया। एक था एक्सरसाइज हुई। पासएक्स भारत और ग्रीस का है। पासएक्स अरब सागर सिंगापुर में मनाया गया। समुद्र शक्ति 5वां है इंडोनेशिया, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मनाया गया ये। फिर स्लीनेक्स होता है, तो स्लीनेक्स कोलंबो श्रीलंका में। कोनकण होता है, तो भारत यूनाइटेड किंगडम का कोनकण मनाया जाता है, कहाँ पे? अरब सागर में मनाया गया। फिर वरुण भी अरब सागर में मनाया गया, ये भारत और फ्रांस का है एक्सरसाइज। फिर समुद्र लक्ष्मण अभ्यास कहाँ पे हुई है एक्सरसाइज? विशाखापट्टनम में हुई है। और भारत और मलेशिया की एक्सरसाइज है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, IMT ट्राइलेट। तो ये तंजानिया में हुई है। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की 3 देशों की है ये एक्सरसाइज IMT। सिम्बेक्स होती है भारत और ग्रीस की, और ये सिंगापुर और अरब सागर में मनाई गई है सिम्बेक्स। फिर जायमैक्स ये जो है ये भारत और साउथ कोरिया की है, और ये साउथ कोरिया में एक्सरसाइज की गई है। फिर दोस्ती है भारत श्रीलंका मालदीव्स की, तो ये मालदीव्स में अभी एक्सरसाइज की गई है। और मिलन है ये बहुपक्षीय, इसमें 74 कंट्रीज नेशंस देश हैं, तो ये विशाखापट्टनम में मिलन मनाई गई थी 2026 में फरवरी में। एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट हुई है? विशाखापट्टनम में। तो ये सारी अभी हमने नौसेना की एक्सरसाइजेस देखी हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं थल सेना की। पहले पानी वाली होगी, अब थल लैंड वाली देखते हैं। अब इसमें है ये एक्यूवेरन हुई है भारत और मालदीव्स की है, तिरुवनंतपुरम केरल में मनाई है की गई है। नोमैडिक एलिफेंट जो है 17वीं हुई है। भारत मंगोलिया की है, मंगोलिया में की गई है। फिर शक्ति किसकी है? भारत और फ्रांस की है, फ्रांस में एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। अजय वॉरियर भारत ब्रिटेन की है, और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में ये कंडक्ट की गई है अजय वॉरियर। इंद्र है जो 2025 में इंडिया और फ्रांस की है। तो शक्ति भी इंडिया और फ्रांस की थी, और इंद्र भी इंडिया फ्रांस की है, जो कि राजस्थान में की गई है। अब हम अगला देखते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में
जोधपुर राजस्थान में भारत और सिंगापुर की है बोल्ड कुरुक्षेत्र। धर्म गार्जियन है भारत जापान की जापान में। डस्ट लेक है भारत उज्बेकिस्तान की पुणे में। फिर साइक्लोन 3 भारत मिश्र राजस्थान में आती है। सूर्य किरण अभ्यास होता है तो भारत नेपाल में होता है, ये उत्तराखंड में हुआ है सूर्य किरण। फिर गरुण शक्ति होती है भारत और इंडोनेशिया की, हिमाचल प्रदेश में मनाई की गई है ये कंडक्ट। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया की है। फिर हरिमाऊ शक्ति कौन सी है, तो ये भारत मलेशिया की है। और ये महाजन फील्ड फायरिंग राजस्थान में ये भी की गई है कंडक्ट। अब देखो, खंजर अभ्यास किर्गिस्तान के साथ करते हैं, आसाम में हुआ है। वज्र प्रहार है यूएसए के साथ, यूएसए में की गई है। फिर काजिंद युद्ध अभ्यास होता है ये कजाकिस्तान के साथ, तो काजिंद कजाकिस्तान, तो ये ओली उत्तराखंड में की गई है। मित्र शक्ति है तो ये श्रीलंका भारत की है और ये कर्नाटक में कंडक्ट की गई है। अब अभ्यास मैत्री ये थाईलैंड के साथ मनाते हैं और ये उमराई मेघालय में कंडक्ट की गई है। ठीक है, अब कुछ हम वायुसेना की भी एक्सरसाइजेस देख लेंगे। और ये है कोबरा वॉरियर, तो कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय है, यूनाइटेड किंगडम में की गई है कंडक्ट। शून्य मैत्री जापान के साथ करते हैं हम और जापान में ही कंडक्ट हुई थी। वीर गार्जियन होती है जापान के साथ, जापान में ही कंडक्ट हुई थी ये। फिर देखते हैं अगली कोप इंडिया। कोप इंडिया अमेरिका के साथ भारत में कंडक्ट हुई थी। गगन शक्ति भारतीय वायुसेना की है, गगन शक्ति ये पोखरण राजस्थान में कंडक्ट की गई। उदार शक्ति तो ये भारत मलेशिया की है, कुआंटन मलेशिया में की गई थी कंडक्ट। ईस्टर्न ब्रिज 7 तो ये भारत ओमान की है, याद रखिएगा अच्छे से, ओमान में कंडक्ट की गई थी। और गरुण सैन्य अभ्यास है जो कि फ्रांस की है और ये फ्रांस में कंडक्ट की गई थी। तो आज हमने ये इतने चैप्टर्स कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम करेंगे, अभी हम कुछ ऑपरेशंस भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर से शुरू करते हैं। क्योंकि आज का वीडियो लेंदी हो रहा है और मुझे गले में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है अब बोलने में, तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। पहले हम ऑपरेशन कर लेते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती तो ये कैरेबियाई देश में ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन अजय है तो ये इजराइल हमास युद्ध के समय पे ये ऑपरेशन अजय चालू किया गया था। ऑपरेशन गंगा तो मैं आपको बता दूं इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो मैच द कॉलम दे देंगे कि 4 को इनसे 4 से मिलाओ, और अगर ऐसा नहीं होगा तो एक का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध से। ऑपरेशन दोस्त जब तुर्की में भूकंप आया था उससे रिलेटेड है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चक्रवात से रिलेटेड है। देवी शक्ति तो ये तालिबान के कब्जे वाला जब अफगानिस्तान ने कर लिया था उस समय से रिलेटेड है। फिर त्रिनेत्र जम्मू एंड कश्मीर में छिपे आतंकियों को 3 नेत्रों से देखेंगे, तो त्रिनेत्र वो हो गया। फिर वैनिला ऑपरेशन होता है तो ये मेडागास्कर की मदद करने के लिए। समुद्रगुप्त ऑपरेशन मादक पदार्थों का भारत में प्रवेश से रोकने के लिए। सद्भाव ऑपरेशन होता है ये टाइफून यागी से प्रभावित जो टाइफून आया था यागी, लाओस और वियतनाम की सहायता के लिए हुआ था सद्भाव। राइजिंग सन होता है राजस्व खुशबा निर्देशालय द्वारा किया गया था। कामधेनु होता है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी के लिए। संकल्प हिंद महासागर में जो समुद्री डाकुओं से बचाया गया था वो संकल्प के तहत बचाया गया था। बाम्बी वकेट तो ये नैनीताल के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए क्या ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। फिर ऑपरेशन ब्रह्मा आता है तो म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के लिए है। ऑपरेशन चक्र है जो वो सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम को रोकने के लिए ऑपरेशन चक्र चलाया गया, चक्र 5। ऑपरेशन सिंधु ईरान इजराइल सैन्य तनाव के बीच ईरान में फंसे लोगों के लिए है ऑपरेशन सिंधु। अब ऑपरेशन शिव है अमरनाथ यात्रा सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑपरेशन शिव। ऑपरेशन महादेव तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले और 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था, ये 2025 में हुआ था ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट होता है छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य में, नक्सलवादी माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ होता है। अमेरिका में इजराइल के साथ मिलकर ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में। और
ख़त्म अल तूफ़ान क्या ईरान और इज़राइल और अमेरिका के खिलाफ़ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। ऑपरेशन अल तूफ़ान, इसको पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इसी प्रकार से हमने कर लिया। अब इसमें अगला सेगमेंट है प्रमुख समझौते ज्ञापन। तो ये समझौते हमें नहीं करना है याद, इससे क्वेश्चन इतना नहीं बनेगा। ये इतना याद करना हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देना है, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे। और मैं बोल रही हूँ आप भी बस एक बार रीड कर लेना, इसको याद करने की इतनी कोशिश नहीं करना है। अब अगला चैप्टर परिवर्तित नाम है, और जो आगे के चैप्टर्स होंगे वो हम अगले वीडियो में पूरा कवर कर देंगे, पूरा करंट। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि अभी मैंने इतना ही करवा पा रही हूँ, कुछ गले में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप वादा है कि पूरा आपसे करंट अफेयर्स कवर करवा दूँगी। अब जितना आज हमने पढ़ा है उसको आप एक बार रिवाइज़ करिए, और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बार बार अगर आप सुनेंगे या फिर बार बार बुक से रिवाइज़ करेंगे आपको चीज़ें याद होंगी। घबराना नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना है, सब अच्छे से हो जाएगा। हमारा चैनल अभी शुरू हुआ है और हम प्रयास कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने का। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें और हमें भी मोटिवेट करें। तो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।